हेलो गाइस, देखो दिस साइड मोहित चौधरी, सीजीएल 2022 का रैंक वन। तो आप सीपीयू स्ट्रेटेजी के लिए कह रहे थे, तो मेरे को लगा मैं आपको उसी से स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊं जो सीपीयू में सेलेक्टेड है। तो मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा सौरभ कुमार का। इनकी इस बार सीपीयू में ऑल इंडिया रैंक 44 है और इनको दिल्ली पुलिस मिला है। तो उसके लिए सौरभ आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड, है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी के बारे में। तो आप बताना, तो पहले आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। थैंक यू मोहित, जो आपने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया। और मेरा नाम, जैसे आपने बता ही दिया है कि सौरभ है। और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मेरा अब की बार सीपीओ में 44 रैंक आया है और मेरे को दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मिला है। मैंने इससे पहले भी मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट दिए हैं। और जैसे 2021 सीजीएल दिया है और 2022 भी दिया है, लेकिन उनमें मेरा नहीं हो पाया। लेकिन अब की बार जो सीपीओ था इसमें मेरा हो गया है अभी। तो बस। अरे वो तो कोई नहीं, वो तो आपको पता ही है कि सबको अटेम्प्ट करना ही पड़ता है। आपने सीजीएल में फेलियर हुए पर आपको फाइनली सीपीओ में एक सर्विस आपको मिली गई कि आपको दिल्ली पुलिस मिल गया। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि जब आपका रिजल्ट आया तो आपका फैमिली का रिएक्शन कैसा था और आपको कैसा लगा। मेरे को ना जैसे रिजल्ट आने के बाद, क्या कहते हैं, पेरेंट्स मतलब बहुत ज्यादा खुश थे। फ्रेंड्स के कॉल आने लग गए, रिलेटिव्स के कॉल आने लग गए, सभी तरफ से कॉल। क्या मैं रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा था, मतलब इतने ज्यादा कॉल आ रहे थे, टीचर्स के भी कॉल आ रहे थे, सारी जगह से मेरे को मतलब कॉल आ रहे। फिर मैसेज कॉल ऐसे ही चल रहा सारा दिन। रात को मैं मतलब सो भी नहीं पाया, इतनी ज्यादा कितनी खुशी खुशी हो गई होगी फिर। आपकी, कितनी खुशी की अचानक हाँ, रात को आया वो रिजल्ट, शायद कितने बजे। रात को ये लगभग 9:30 के बाद ही आया था ये। फिर पूरी रात आप सो ही नहीं पाए होंगे, कॉल पे कॉल, कभी फैमिली वाले, हाँ, कभी। रात रात को भी नहीं सो पाया मैं। और फिर सुबह भी जल्दी उठ गया मैं, मतलब जैसे 5 बजे के आसपास सोया था। फिर 5:30 बजे मैं उठ के फिर से वही डेली रूटीन में आ गया था। मतलब खुशी पूरी खत्म हो गई, ठीक है अब आ गई रहेंगे, अब आगे बढ़ना है। ओके, बहुत अच्छा लगा। और कोई ऐसा मोमेंट, कैसे बहुत से दोस्त होते होंगे जिनसे आप जानते भी नहीं होंगे, कांटेक्ट भी नहीं करते होंगे फिर। हाँ मतलब दोस्त, ऐसे दोस्त जिनसे मेरी कभी बातें नहीं होती थी, उनके भी कॉल आए। और वो भी मतलब बहुत ज्यादा खुश थे। और सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, मस्त। अब तो आप थानेदार बन गए हो तो आएंगे कॉल, है ना। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि आप अपनी जो आपकी सफलता है, सक्सेस, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे। मैं इसका क्रेडिट जैसे अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को और टीचर्स को। फैमिली में भी जैसे सबसे ज्यादा जो जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया वो मेरे दादाजी रहे हैं। जैसे मेरे हर एक चीज में उन्होंने मेरी हेल्प की है। कभी भी कहीं जाना हो मेरे को सपोर्ट करते थे। और फिजिकल में भी सपोर्ट किया उन्होंने, हर एक चीज में मेरे को सपोर्ट किया, कहने का मतलब ये है। और दोस्त में भी मतलब जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त रहे हैं जिन्होंने मेरे को टेस्ट के लिए मोटिवेट किया है कि भाई टेस्ट देने चाहिए, ये देना चाहिए, हर एक चीज के लिए। जिनमें से एक मैं कुछ दोस्त का नाम भी लेना चाहूंगा, जैसे अनिल चौधरी, मोहित। इन्होंने मेरे को काफी मतलब सपोर्ट किया है। और टीचर्स भी मेरे को मोटिवेट करते रहते थे। मेरे फेलियर के बाद भी मेरे मेरे को कहा कि आपको रुकना नहीं है अभी, आपको या सीजीएल से, सीपीओ से, कुछ भी हो, एक अच्छी जॉब लेनी है आपको, मतलब फिर हाँ यही समझ, था। आपको पता है ये पाथ बहुत लंबा है, इसमें क्या है, पेशेंस भी चाहिए, क्या बीच में फेल भी होंगे, टाइम लगेगा। तो क्या है, बीच में बाकियों का कोई आपको सपोर्ट कर दे, हल्का सा पुश कर दे, तो आप सक्सेस की तरफ एक कदम और बढ़ जाते हो। तो आपको काफी सपोर्ट मिला फैमिली के द्वारा, है ना, और दोस्तों के द्वारा, हाँ हाँ। कि आपकी यहाँ पे इतनी हाँ, रैंक। और टीचर्स ने भी सपोर्ट किया है मतलब। के टीचर खास, और अनिल चौधरी फ्रेंड, और मोहित सिवाच। हाँ। हाँ, मोहित सिवाच। ओके, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी सीपीओ में जॉब प्रेफरेंस, मतलब सर्विस प्रेफरेंस क्या थी, और साथ में आपने दिल्ली पुलिस ही क्यों चुना, है ना। जैसे सर्विस प्रेफरेंस में मेरा यही रहा था, जैसे दिल्ली पुलिस, फिर मैंने सीआईएसएफ को रखा था। और फिर आईटीबीपी, बीएसएफ ऐसे ही थे बाकी तो, सीआरपीएफ। लेकिन क्या था कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा से जॉब रही है। ओके। लेकिन फिर क्या था कि मेरे एक नंबर भी अच्छे आ गए। और फिर क्या था कि मेरे को दिल्ली में भी मतलब ये था कि हरियाणा के पास पड़ता है,
तो जॉब लोकेशन भाई, फैमिली को भी थोड़ा बहुत टाइम देना होता है, इसकी वजह से मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी मैं बोल सकता हूँ कि दिल्ली पुलिस की जो सर्विस है वो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इसलिए रही है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जो क्या बोलते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब ही थी मेरी। ओके, फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब आपको कोई इशू नहीं था, अगर आपको सीआरपीएफ बीएसएफ मिलती तो भी वो आपके लिए बराबर ही थी दिल्ली पुलिस जैसे। पर हाँ, दिल्ली मैं वो पुलिस करता, में आराम से करता, अच्छे से करता, खुश होके करता मैं। हाँ, चलो ये तो बिल्कुल बढ़िया है। और कोई मोटिवेशन था आपके लिए, कोई दिल्ली पुलिस खास तौर पे कोई रिलेटिव हो आपका ऐसा? हाँ, मेरा जैसे क्या था कि मैं अभी जैसे मम्मी भी हरियाणा पुलिस में है, तो मैं देखता था कि भाई वर्दी में अच्छे लगते हैं। और दूसरा अभी जैसे मम्मी का प्रमोशन हुआ, तो वो जो स्टार वगैरह लगाते हैं तब उस टाइम पे काफी अच्छी फील आती है। इस वजह से मेरा था कि वर्दी हो तो तीन अच्छा साल लगता है मतलब। देखो, बात अलग ही होती है वर्दी वाली जॉब की तो। हाँ। चलो ठीक है, अब हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। अब आप जैसे सीपीओ के एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा बताएं कि क्या रहता है, कैसे होता है। जैसे सीपीयू में दो टायर होते हैं सब, ये जैसे पता ही रहता है कि फर्स्ट टायर में हमारे चार मेजर सब्जेक्ट होते हैं: रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। ठीक है जी, ना? हाँ सॉरी, जीएस। ठीक है। फिर फिर होता है फिजिकल। फिजिकल भी आता है इसमें बीच में, ओके। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टायर वन के बाद जो भी है, जो क्या बोलते हैं उसको, हटाता है बच्चों को, मतलब बहुत सारे बच्चों को मतलब अलग कर देता है। जो वो सबको एक बाहर करता है फिजिकल रेस, ही है। हाँ फिजिकली। वही। ओके। हाँ, वो फिजिकल ही है। फिर इसके बाद टायर टू होता है। फिर टायर टू में मतलब मेजर, मेजर क्या आप बोल ही सकते हैं कि इंग्लिश ही होता है इसमें, और क्या ही है टायर टू में। हाँ। फिर फिर टायर टू के बाद मेडिकल का प्रोसेस होता है, उसी में अब की बार इन्होंने डीवी का भी करवा दिया है। तो मतलब इन्होंने टाइम कम ले लिया है, पूरा एक साल के अंदर, एक हाँ साल वही। से भी कम के अंदर पूरा प्रोसेस खत्म कर रहे हैं लोग अल्टीमेटली, है ना? तो हाँ हम, वही, है यही ना? था। और मेन मेरे जैसा आपने बताया सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, क्योंकि वो मेंस में भी आएगी। हाँ वही। इंग्लिश का रोल सबसे ज्यादा है ना? हाँ वही, 400 में से 250 नंबर इंग्लिश ही अकेला तो लेके बैठा है। मोर देन 50% तो इंग्लिश ही अकेला का अकेला डोमिनेट कर रहा है ना? तो हाँ इंग्लिश की वही। importance बहुत ज्यादा है। तो अब हम चालू है, जैसे अब आपका प्री का स्कोर कितना था? मेरा प्री का स्कोर 160 था। ओके। और सेक्शनल वाइज आपको हाँ, याद हो तो, अगर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। मेरा मैथ्स में लगभग, मेरा मैथ सब्जेक्ट जैसे था वो बहुत अच्छा रहा है। और क्या बोलते हैं कि उसमें मेरा स्कोर 50 था। और रीजनिंग में मेरा 47.5 था। इंग्लिश में मेरा स्कोर थोड़ा सा कम था, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कम था। लेकिन और क्या बोलते हैं कि फिर मैं जीएस में जीएस, जीएस में मेरा स्कोर 20 रहा है मतलब। बट जीएस में आपके बिलो एवरेज स्कोर है आपका, मतलब बाकियों हाँ, का बिलो एवरेज स्कोर था मेरा। स्कोर है, पर जितना हाँ। आना चाहिए था। अगर थोड़ा जीके में आपका अच्छा था तो शायद आप सिंगल डिजिट रैंक में भी जा सकते थे। 44 से और हाँ, अच्छी rank थी आपकी। ओके, और मेंस में कितना था? मेंस में मेरा 185 का स्कोर रहा था। मेंस मतलब 185 तो बहुत अच्छा स्कोर है आउट ऑफ 200, वो भी हाँ। रॉ स्कोर। हाँ। हाँ। 85 है हाँ। ना, हाँ। एक ही। तो अब मैं हाँ। आपसे सब्जेक्ट वाइज जानना चाहूंगा कि सब्जेक्ट वाइज मैं आपको सब्जेक्ट बताऊंगा, आप उसके बारे में जो भी जैसे आपने अप्रोच करा था वो आप बताएं, और कुछ अलग से मॉडिफाई करना हो कि जो आप नहीं कर पाए थे पर करना चाहिए था, तो आप पहले मैथ्स का बताएं कि मैथ्स के लिए आपने कैसे अप्रोच करा। मैथ्स के लिए जैसे मैंने कोचिंग को ज्वाइन किया था जयपुर में, हरिंद्रा कोचिंग, जो मेरी कोचिंग थी वहां पे मैंने टीचर्स के नोट्स को फॉलो किया है पहले तो। फिर मैंने एक अलग से भी एक बुक को फॉलो किया है, जो राकेश यादव सर की हैंड रिटन नोट्स की बुक रही है, राकेश सर मैंने की उसको क्लास फॉलो किया नोट्स है। को आपने रेफर करा था? हाँ, मैंने उसको फॉलो इससे किया, मैंने पहले आप उसको पूरा लगभग। पूरा एक सिलेबस खत्म कर चुके थे बेसिक्स कॉन्सेप्ट के कोचिंग के द्वारा, एम आई राइट? हाँ। है ना? हाँ। उसके बाद फिर? फिर मैंने जैसे टेस्ट को भी फॉलो किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पिनेकल से सोल्व किया है मैंने। और मैं जैसे क्या था कि मैथ्स के क्वेश्चन होते थे उनके
ये नहीं कि मेरे को ये आता है तो मैंने इसको करके छोड़ दिया। जब तक लास्ट आंसर मेरे को नहीं मिलता मैं तब तक क्वेश्चन करता, प्रैक्टिस करता, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारी कैलकुलेशन अच्छी बनती है। और कैलकुलेशन को अच्छा बनाने के लिए मैंने जैसे एक दो चीजें और हैं उन पे भी ध्यान दिया है, जैसे कि टेबल को थोड़ा बहुत याद करना, और स्क्वायर भी तो याद होने ही चाहिए हमें, और क्यूब्स भी होते हैं। तो ये थोड़ी बहुत चीजें होती है जो हमें याद रखनी चाहिए जैसे, तो इसमें हेल्प मिलती है ये हमें। बेसिक कंक्लूड करूँ तो आपने एक तो पहले सिलेबस अच्छे से करा, बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा। उसके बाद आपने टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा प्रैक्टिस करी है जो पिछले 4-5 साल, वही। है ना। हाँ और अलग से कैलकुलेशन के लिए आपने स्क्वायर्स, क्यूब्स और टेबल्स को याद करा था। इसके हाँ अलावा हाँ। कुछ और ऐड ऑन कि ये भी चीजें रहे? नहीं, फिर हम टेस्ट ही कर सकते हैं कि मैंने टेस्ट बहुत ज्यादा दिए हैं, सेक्शनल टेस्ट भी दिए हैं, मतलब वही है मैथ्स के लिए तो अभी मैंने वही किया था, और ज्यादा कुछ था अल्टीमेटली नहीं मतलब मेरा। यही प्रैक्टिस का गेम है कि आपने प्रैक्टिस बहुत हाँ ज्यादा करी, प्रैक्टिस का गेम था। मल्टीपल टाइम हाँ आपने शायद टीसीएस के क्वेश्चन बहुत बार लगा लिए होंगे कि हाँ आप वही। दिमाग में मतलब रट से गए हो कि सिंपल क्वेश्चन देगा, पेन चालू, कैसे सॉल्व करना है। हाँ यही वही। है ना। हाँ और यही रहा है मेरा। है ना, यही अल्टीमेटली मैथ्स का यही है। देखो सब सोचते हैं कोई शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट है ही नहीं। अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस ही करनी है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। है ना, यही चीजें रही थी आपकी मैथ्स के लिए। हाँ यही रहा है। कि अगले सब्जेक्ट पे चलेंगे हम लोग, रीजनिंग। रीजनिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक? रीजनिंग के लिए मैंने जैसे क्या था कि जब स्टार्ट किया तब मैंने कैरियर विल से एक बार बैच लिया था। और हरिंद्रा फिर वही होता है कि ऑनलाइन में हम इतना अच्छे से, मैं वहां पे अच्छे से नहीं कर पाया ऑनलाइन में। हाँ, वो मेरा थोड़ा सा ड्रॉबैक रहा कि मैंने जब ऑनलाइन बैच लिया तो मेरे को वहीं से कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन वो मैनेज नहीं हुआ। फिर मैंने हरिंद्रा क्लासेस को ज्वाइन किया था, तो वहां पे जो टीचर्स थे उन्होंने जो सिलेबस कराया, फिर जो नोट्स मिलते थे वहां से उनको सोल्व करना, और टेस्ट देते रहना, प्रीवियस ईयर करते रहना, बस यही चला है रीजनिंग में तो। मतलब रीजनिंग का मैक्सिमम, जहां तक मैंने सुना है कि ज्यादा कुछ कोर्स की कोई जरूरत नहीं है, कि ज्यादा कि तुम्हें बहुत ज्यादा सीखनी है। मैक्सिमम चीजें आप खुद से प्रैक्टिस करके और मॉक से सीख सकते हो। है ना, कि मॉक जितने आप हाँ मॉक हाँ दोगे उसी में से आपका रीजनिंग कवर हो जाता है मोर देन 90%। है ना, यही चीजें रहती होगी रीजनिंग के हाँ, लिए यही रहता है। फिर ज्यादा। बाकी का जो आप 10% बता रहे हो वो फिर प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस से उसमें ज्यादा तो देखो, और फिर कुछ वो है नहीं। लक होता है कि एग्जाम में आपको वो लॉजिक क्लिक करा कि नहीं करा। एक होता है ना कि एग्जाम में कुछ भी लॉजिक हाँ पूछ, वही। ये बात हो हाँ जाती हाँ। है। रीजनिंग पे ज्यादा वो नहीं है कि नॉर्मल बेसिक बेसिक करने की जरूरत है। तो अगला सब्जेक्ट पे हम चलेंगे जो है जीके, जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा समझो आप गेम चेंजर होता है। कोई कोई तो नेगेटिव में चले जाते हैं या 5-5 नंबर आते हैं, तो उसके लिए आपने कैसे टैकल करा? जैसे क्या है कि जीएस में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा इतना नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैंने अपने बाकी के 3 सब्जेक्ट्स को अच्छा रखा था। इसमें भी मैंने जीएस में भी 2-3 सब्जेक्ट थे जो मैंने अच्छा बनाने की कोशिश की। जैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने अच्छा किया। फिर मैंने बायोलॉजी भी मतलब पढ़ा है मैम से। फिर बाकी के जो सब्जेक्ट थे उनमें भी कुछ में, जैसे पॉलिटी, वो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता था इसलिए मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। और कभी यूट्यूब से थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि स्टैटिक जीके का, जैसे ये डांस डांस हो गया, कल्चरल कल्चर वगैरह, हाँ हाँ, इन पे थोड़ा सा किया। तो वही था। अब इसमें थोड़ा सा वही है कि ये भी होता है कि अगर पढ़ा हुआ आता है तो उसमें मेरे केस में लक फैक्टर भी रहा है। लक लेकिन ये नहीं है फैक्टर। कि बाकी, हाँ लेकिन ये नहीं है कि बाकी सब इसको ऐसे ही छोड़ दें। मतलब ये उतना वैसे होता लक नहीं है। फैक्टर भी था कि मैं ये कहना चाहूंगा आपने कि सारे सब्जेक्ट्स करने चाहिए एक बार तो अच्छे से। आपने जीके को थोड़ा ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव भी नहीं करा, पर आपने मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग पे बहुत अच्छा स्कोर करा। आपकी कमांड वहां पे बहुत अच्छी थी। मतलब बाकी कंपेयर में आप देखोगे तो आपके शायद हाँ वही। 50 में से 140 अबव स्कोर है। 140 का स्कोर आपने कर लिया, मतलब हाँ मैथ्स वही। इंग्लिश और रीजनिंग को जोड़े हाँ तो आप वही। से वैसे ही आप आगे हो गए हो। हाँ तो वही। इसके लिए तो किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर किसी के पास टाइम है तो उसे करना चाहिए, कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीसीएस के, कि वो उनके साथ तो चले। अब आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री थी तो आपने उसमें कोई भी लूप होल नहीं छोड़ा होगा, बहुत अच्छे से आपने कमांड बनाई होगी उसपे। है ना, तो हाँ वही, मैंने उनको काफी अच्छे से किया। और फिर वही होता है ना, प्रीवियस ईयर पे भी ध्यान देना पड़ता है।
करते रहते हैं, तो उनको हो जाता है, टेस्ट देते हैं तो उससे भी थोड़ा सा फायदा मिलता ही है हमें। क्वेश्चन भी रिपीट होते ही हैं, अगर 3-4 क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि मतलब 4 टू जा हाँ 8 नंबर आपको मिल रहे हैं, है ना, तो ये भी काफी सही और है। हाँ, सीपीयू में एक अच्छी चीज और भी मिल जाती है ना हमें, जैसे क्या होता है कि 50 क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि रिपीटेशन के ज्यादा चांस होते हैं कि भाई 50 क्वेश्चन बनाना, और एक जैसे हाँ, सीजीएल में होता है कि 25 क्वेश्चन, वो भी एक थोड़ा सा फैक्टर बनता है। वही तो 50 क्वेश्चन मैं तो बनाना, मानता हूँ, वो भी इतनी सारी शिफ्टों के लिए, कम से कम 20 शिफ्ट तो होती होगी अराउंड, दिन में 3-3 4-4 शिफ्ट चलेगी, 4-5 दिन हाँ दिन पेपर। में 3-4 होती हैं। ये अराउंड 3 दिन चले थे अब की बार, तो 12-13 शिफ्ट तो थी। देखो 12-13 शिफ्ट इंटू 50 क्वेश्चन करोगे तो कितने सारे सवाल हो जाते हैं, इतना टाइम किसी के पास है, तो वो लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, रिपीट करते हैं घुमा फिरा के, बस लैंग्वेज थोड़ी बदल देते हैं ये। तो करंट हाँ अफेयर आपको वही, कितना महीने की, यही करंट अफेयर? करंट अफेयर तो है कि करंट वही होता है। मैं अपने पे भी मतलब थोड़ा रिलाई करता था इस चीज के लिए, क्योंकि वो मेरे मेरे को वीडियो शेयर कर देता था, मैं उससे कर लेता था, और वो ही होता है कि 2-3 मंथ का करते हैं। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने करंट अफेयर में, दो ओके। तीन मंथ का किया, यही मेरी कमी रही है कि मेरा स्कोर इतना ज्यादा नहीं हुआ जीएस में। ओके, मतलब जीके में आपका मैं इसको स्कोर। ही वो मानूंगा कि मेरी ड्रॉबैक रही है इसमें। हाँ, अब ये देख लो, ये ड्रॉबैक से आप इतना पीछे हो गए, नहीं तो आज आपकी सिंगल डिजिट रैंक हो सकती थी अल्टीमेटली, है ना, चलो वो तो कोई नहीं। और अल्टीमेटली अब हाँ हम वही। चलेंगे इंग्लिश के ऊपर, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, मतलब अराउंड 250 मार्क्स तो जी इंग्लिश इंग्लिश ही डोमिनेट करता है पूरे पेपर में, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे? और स्टार्ट करना है ऐसे, ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन, है ना, तो आप बताएं कैसे आपने ग्रामर करी। जैसे क्या है कि वही होता है कि लगभग सारे बच्चे ना यही सोचते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी होती है। हरियाणा वाले तो ज्यादातर सोचते ही हैं, हरियाणा दिल्ली वाले। लेकिन क्या होता है कि ऐसे होता नहीं है, क्योंकि पेपर में अलग चीज होती है, हम जो करते हैं वो, और जो हमें आता है वो अलग ही होता है। फिर क्या है कि यही कॉन्फिडेंस था जो मेरा 2021 में सीजीएल के अटेम्प्ट में, 2022 में, जो मेरे को पीछे लेके चला गया। तो क्या था कि फिर मैंने सीजीएल में वही है कि ना होने के बाद मैंने स्टार्ट किया, फिर से मैंने एक बार फिर से अच्छे से स्ट्रेटजी से स्टार्ट किया, जैसे क्या बोलते हैं कि मैंने रानी मैम को फॉलो करना स्टार्ट किया। ओके। तो उनसे मैंने ग्रामर पढ़ा, और उन्होंने यूट्यूब पे भी जैसे वीडियो डाल रखे हैं अपने चैनल पे ग्रामर के लिए 120 रूल करके। फिर मैंने पिनेकल से उनके क्या बोलते हैं कि जो एरर वगैरह उनको सोल्व करना, पिनेकल से प्रीवियस ईयर वही है कि टीसीएस का जो भी पैटर्न होता है उसको फॉलो किया, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, उसके लिए यही किया। फिर बात आती है वोकैब की। ग्रामर के वोकैब लिए में आप मैंने रानी मैम से ब्लैक बुक, ग्रामर के लिए आपने रानी मैम को फॉलो करा और प्लस पिनाकल के पूरे क्वेश्चन लगाए मल्टीपल टाइम, टीसीएस वाले, है ना? हाँ वही, हाँ ठीक वही, है, वोकेबलरी। हाँ वही। ओके। वोकेबलरी के लिए जैसे क्या होता है कि मैंने ब्लैक बुक को फॉलो किया, उसमें जैसे क्या बोलते हैं कि मैंने उसमें से फॉलो किया वन वर्ड को, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अच्छे तरीके से हमें मैनेज मिल जाते हैं, और एडियम्स को भी वहां से फॉलो किया। और क्या है कि थोड़ा बहुत मैंने वोकेबलरी के लिए रानी मैम के चैनल को भी फॉलो किया है, जैसे उसमें A to Z उन्होंने सीरीज बना रखी है, और रानी मैम का भी चैनल है वो, उस पे उन्होंने समुद्र मंथन मैंने वो किया है कि प्रिंट निकलवा के उनके, फिर मैं उनको बार बार रिवाइज किया था। मैंने वो कैब को बहुत, क्या वीक में मैं एक बार रिवाइज कर ही लेता था, मतलब वोकेबलरी तो ये था। ओके, वोकेबलरी का यही था कि जो पढ़ा है मैंने, मैं उसको एक वीक में एक बार रिवाइज कर ही लेता था, तो आपको जितना भी पता मैंने पढ़ा है है। मैक्सिमम प्रीवियस ईयर ही पूछती है, रिपीट करती है, ज्यादा नए सवाल मतलब वोकेबलरी में हाँ कमी, मतलब, हाँ उसी को। वही प्रीवियस ईयर ही होते हैं इसमें। ओके, तो ठीक, अब वही है अपना कि वोकैब कॉम्प्रिहेंशन। में तो वही है कि हमें बार बार रिवाइज करना। सही बात, कॉम्प्रिहेंशन। फिर कॉम्प्रिहेंशन के लिए वही प्रीवियस ईयर पिनेकल से उनको सोल्व करो, या फिर जैसे रानी मैम का बैच था मेरे पास, तो उससे वो प्रैक्टिस करवाती थी वहां पे,
तो वहां पे भी हो जाता था, जैसे उनके बैच में रहता था कि प्रैक्टिस कर सकते हैं हम वहां पे, तो उससे भी फायदा मिलता है। और फिर वहां वहां से ही मेरे को जैसे होता है ना, सेंटेंस अरेंजमेंट वगैरह भी होता है, वहां पे भी वो प्रैक्टिस हो जाती है। और कोई भी चीज जैसे है ना, ऐसे छोड़नी नहीं चाहिए कि मैं कंप्रिहेंशन नहीं करूंगा, मैं वो कैब नहीं करूंगा, ये तो 2-3 नंबर का ही आता है। लेकिन वो 2-3 नंबर क्या होता है कि हमारे सिलेक्शन में हेल्प करते हैं, सिलेक्शन में भी हेल्प करते हैं, प्लस रैंक भी अच्छी लेके आते हैं हमारी, तो उससे हमें थोड़ा सा फायदा मिलता है। और आपने कोई न्यूज़पेपर रीडिंग या नोवेल रीडिंग सजेस्ट करोगे या आपने की थी? मैं न्यूज़पेपर तो नहीं रीड करता था, लेकिन नोवेल मेरे को एक अच्छी लगती थी, जो थिंक थिंक लाइक ए मॉन्क, मेरे को काफी अच्छी लगी है। तो मतलब मैंने नोवेल पढ़ी है वो पढ़ने का अच्छे कहीं से। ना कहीं फायदा है कॉम्प्रिहेंशन में कि नहीं? मतलब नोवेल न्यूज़पेपर रीडिंग का आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? मैं नोवेल रीडिंग का बता सकता हूँ कि मैं मानता हूँ कि एक फायदा है नोवेल रीडिंग का, क्योंकि उससे हमारी हैबिट बनती है पढ़ने की, और हम फास्ट रीड कर पाते हैं, तो ये हेल्प करती है। और वैसे भी नोवेल रीड करने से तो वैसे भी फायदे होते हैं हमें, मतलब वैल्यूज गेन करने को मिलती हैं, कुछ थोड़ा बहुत सीखने को ही मिलता है हमें उसमें। और ओ, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है देखो एसएससी में, कि आप कितना भी सिलेबस पढ़ लो कभी खत्म तो होगा ही नहीं सिलेबस, आप कभी खत्म ही नहीं कर सकते हो। फिर आता है मॉक टेस्ट, जो आपको अपना स्टैंड बताता है कि आप लाखों बच्चों में कहाँ खड़े हो। तो आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, कितने मॉक टेस्ट आपने प्री के दिए, कितने मेंस के दिए, और इसका एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है? अब जैसे क्या है ना कि मैंने मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा दिए हैं अभी, मॉक टेस्ट का ही खेल होता है सारा, सही कहूँ तो। मैं सिलेबस होने के बाद मॉक टेस्ट पे ही लग जाओ। वीक में जैसे प्री के टाइम पे बताता हूँ कि प्री के टाइम पे मैंने वीक में 2 या 3 मॉक टेस्ट मैं देता था। अब ये नहीं है कि मैंने सीजीएल सीपीयू का दिया तो सीपीयू का ही करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मॉक टेस्ट दो, चाहे सीएचएसएल के दो, सीपीयू के दो, सीजीएल के दो, मॉक टेस्ट तो मॉक टेस्ट ही होते हैं, क्योंकि एसएससी का बुक जो क्वेश्चन बैंक होता है वो एक ही तो होता है, कौन सा क्वेश्चन कहीं पे आ जाए वही उसी एग्जाम का हो जाता है। तो क्वेश्चन देना, मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और क्या बोलते हैं कि अभी मेंस के टाइम पे मैं दिन में 2-3 ऐसे देता था, चाहे मेरे को सेक्शनल ही देना हो, इंग्लिश का सेक्शनल ये ही दो देना हो। मौका देते थे इंग्लिश में, एक दिन के दो? हाँ, मैं एक दिन के 2 देता था, क्योंकि मेंस के टाइम पे मेरे पास सिर्फ यही बचता है, ये वो एक दिख ही। रहा है ना, आपने दिन के दो दो मॉक दिए तब जाके आपका इंग्लिश में 185 स्कोर आया है। बल्कि प्री में आपका कम बता रहे थे आप, कि प्री में आपका कम हो हाँ, गया। प्री में मेरा कम स्कोर रहा है। उसको देखो 185 लाना कोई आम बात नहीं है, मतलब 200 में से 185, वो भी जब आपको पूरे एक एक सवाल पढ़ना पड़ता है, और 2 घंटे बैठना भी आम बात नहीं है, मतलब सिटिंग पावर भी बनानी पड़ती है। तभी वो एग्जाम जब आप पहले से प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी, है ना? तो आप रफली आइडिया बताएं कि आपने प्री के कितने टेस्ट दिए हाँ, वही होंगे? मॉक टेस्ट उसमें हेल्प करता है। रफली आइडिया प्री के मैं आपने। अराउंड होंगे, मतलब बोल सकते हैं कि अराउंड 100 तो होंगे। वो अराउंड 100 सेक्शनल आपने लगा के कैसे भी लगाओ। हाँ, वो सीपीयू के? सेक्शनल हो, चैप्टर वाइज हो, कैसे भी हो, 100+ है पक्का वो। अच्छा, इसमें सीजीएल के भी इंक्लूडेड होंगे, चाहे आप सीजीएल दो चाहे सीपीयू हाँ, दो? सीजीएल के भी हैं, सीएचएसएल के भी हैं, हाँ। तो एमटीएस के 100 भी हैं, टेस्ट, मतलब तो जो भी 100 टेस्ट एग्जाम आपने है दिए मैंने हर एक तभी आपकी एग्जाम के लिए हैं। इंप्रूवमेंट हुई है ना, 100 टेस्ट के बाद ही आपकी इंप्रूवमेंट हुई है। टेस्ट में आपको कमियां पता चलती होगी, हाँ। मुझे ये नहीं आता। हाँ, जैसे क्या है कि हमारा स्कोर एक टाइम पे जाके ना एक स्टेबल सा हो जाता है। जब मैं प्री के टाइम पे करता था तो क्या था कि मेरा स्कोर 130 पे जाके स्टेबल हो जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि बाद में कमियां देखना कि कहाँ पे कमी रह रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, उसके लिए फिर हमने फिर से काम स्टार्ट किया। जैसे मेरे को ईडियम्स में प्रॉब्लम आती थी, तो मैंने क्या किया, उसके लिए फिर थोड़ा सा अच्छे से किया। क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो उसमें ईडियम की सेंस, और जो सबसे अंडररेटेड चीज हम वो ईडियम्स को ही मानते हैं कि ये तो कर ही दूंगा मैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और ये ऐसी चीजों को मैंने ध्यान दिया, उससे फिर धीरे धीरे स्कोर इंप्रूव हुआ। फिर मेरा जो क्या बोलते हैं कि प्री में स्कोर इंप्रूव होने लग गया, फिर मेरा 145 फिर वो हो गया कि मैंने मेरी लोअर लिमिट को सेट किया कि भाई इतना स्कोर तो है ना, हम प्री में करेंगे ही।
मैंने जैसे क्या था कि ज्यादा 130 से फिर मैंने 145 अपनी लोअर लिमिट को बनाना स्टार्ट किया। फिर ऐसे धीरे कर करके मैं 150 प्लस जाने लग गया था वो ग्रेजुअल फ्री में। इंप्रूवमेंट होती है, तो टाइम लगता है इसको। लोगों को लगता है कि 2 दिन में कैसे करते हैं स्कोर इंप्रूव, और लोग क्या करते हैं, लोग मॉक टेस्ट देंगे, एनालिसिस बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ टेस्ट दिया छोड़ दिया, अगले दिन फिर दे देंगे। तो इसके लिए मॉक एनालिसिस आपने बहुत अच्छे से करा होगा कि कैसे कैसे करना है, एक एक क्वेश्चन को आप देखते होंगे, है ना? ओके। हाँ फिर वही मतलब उसको पेपर देने के बाद, ओके ओके, बताओ बताओ, आप बोलो। उसको एनालिसिस करना, मतलब हर एक चीज को करना कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हुआ, ऐसे करना जरूरी होता है। अब हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग करके उसमें देखना कि कहाँ पे कमी रह रही है, कि इस सब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकता हूँ और कहाँ पे टाइम बचा सकता हूँ। टाइम मैनेजमेंट भी इससे पता चलता है हमें मॉक टेस्ट से, तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही है कि मैंने वहां से ही फॉलो किया था, टेक्स्ट बुक से ही। हाँ, मतलब तो आपने मॉक टेस्ट से इम्प्रूव करा है, जो आपका 120-30 का स्कोर था उसको आप 160 तक ले गए। ये मॉक टेस्ट का ही इंपॉर्टेंट है ना, कि आपने हाँ एनालिसिस करा। आप हाँ अलग से वही। कुछ मेंटेन करते थे मॉक के क्वेश्चन के लिए, कुछ कॉपी अलग से कोई लिखते थे, कोई क्वेश्चन नया आ गया वहां पर, कुछ एनीथिंग? नहीं, जैसे क्या था ना कि टेक्स्ट बुक पे एक ऑप्शन होता है कि हम वहाँ पे क्वेश्चंस को सेव कर सकते हैं जो हमें, जिसमें डाउट रहता है। फिर मैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके हम रख लेते थे उसको। तो उसमें उससे भी हेल्प मिलती थी। जब जब हमें कभी ऐसे खाली बैठे रहते थे तो कभी कभी ऐसे देख लेते थे कि भाई इस क्वेश्चन में डाउट था। लेकिन फिर वही हो जाता है कि अगर ज्यादा स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं तो फिर ये भी रहता है कि नहीं, ये तो हमने, हाँ, फिर वो वो तो आखिरी रखा में ही रह टिक जाता है करना। फिर ज्यादा स्क्रीनशॉट में। तो ठीक है, चलो ये। और आपने मेंस के कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे, मेंस के? मेंस में तो जैसे क्या था कि फिजिकल होने के बाद जो भी था मेंस में ही लगा दिया, जो भी टाइम लगना था। लगभग डेली का यही रहता था कि 2 टेस्ट तो कंप्लीट में देता था। ओके। वो ये नहीं था कि सीपीयू का ही देना है, मैं टेस्ट कैसे भी दो, मैं टेस्ट देता था। और जैसे ये हो गया अभी सीजीएल का जैसे पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन जो पहले वाले पैटर्न के भी क्वेश्चन मिल जाते थे, पेपर मिल जाते थे, उनको भी करना जरूरी होता है। क्योंकि सारी चीज प्रैक्टिस की ही होती है, उसमें जो भी करना है हमें प्रैक्टिस से ही करना है। तो टेस्ट देना उनको, और फिर पूरा टाइम लगता था उसको एनालाइज करने में। लेकिन फिर मैं क्या करता था कि जैसे सेक्शनल टेस्ट भी देता था। जैसे 50 नंबर के जो पेपर होते हैं, प्री वाले पेपर भी मैं देता था मेंस में। ओके। क्योंकि क्वेश्चन तो वही आने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन और बढ़। फिर क्या होता है कि जैसे मेन मेंस में क्या था कि हमने, जैसे क्या होता है कि हम 2-3 चीजें होती हैं उनको क्या करते हैं, उनमें गलतियां करते हैं, जल्दी जल्दी में कर देते हैं। जैसे वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, अगर इनमें हम गलतियां करते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं। ये प्री में मैंने गलतियां की थी, इसी वजह से मेरा जैसे प्री में स्कोर कम रहा था। क्योंकि सारे बच्चे इनमें आगे निकलते हैं, और आप इन्हीं में पीछे तो हो। आगे निकलते हैं। ठीक बात है। हाँ मैं वहां पे फिर मैंने मेंस के टाइम पे इनको इम्प्रूव किया। और मैंने वोकैब को फिर वही था कि इडियम्स फ्रेज को भी मैंने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट सा ही कर रखा था, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया। वहां से भी मतलब स्कोर इम्प्रूव होता ही है, काफी अच्छा होता है। फिर हर एक वहां पे जैसे क्लोज टेस्ट को भी करना, पैसेज को भी पढ़ना, वो भी। और जो एक सबसे ज्यादा आजकल वही चल रहा है कि PQRS होते हैं, उनको भी इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके लिए कोई और बता। पेपर में तो क्या होता है कि वही होते हैं टाइम टेकिंग। टाइम टेकन कि आपको 2 घंटे में 200 सवाल करना है, मतलब 120 मिनट 200 सवाल। एवरेज भी लोगे तो हाँ 30 सेकंड में आपको सवाल करना है अप्रोक्सीमेट। तो हाँ हाँ। पीक्यूआरएस के लिए आपने कुछ अलग से करा था, कि नोबल रीडिंग से ही हो गया था? नहीं, मैंने बताया था जैसे मैं PQRS के लिए क्या करता था कि रानी मैम को फॉलो करता था मैं। ठीक है। और प्रीवियस ईयर भी करता था, प्रीवियस ईयर भी हेल्प करते हैं, क्योंकि वहां से हैबिट तो बनती ही है। और वही होता है कि वहां से हमें पता चलता है कि हमें कैसे करना है। जैसे क्या होता है कि हम उसको PQRS को देख के ऐसे कर देंगे कि भाई ये खुद से बनाने लग जाए, लेकिन एलिमिनेशन से उसको करना ज्यादा अच्छा रहता है, मैं तो यही मानता हूँ। और अपने अलग अलग वो तरीके होते हैं, लेकिन मैंने इसी को फॉलो किया है कि एलिमिनेशन से जाओ, तो उससे 2-3 ऑप्शन एलिमिनेशन तो से वैसे ही हो आंसर। जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी अप्रोच है। इसमें क्या है, सिली मिस्टेक्स कम से कम होती है जब आप एलिमिनेशन कर करके आंसर तक पहुंचते हो, है ना?
तो चलो ठीक है, ये तो काफी अच्छा बताया आपने। हाँ वही। बाकी मेन जो एसएससी जो सीपीओ का है, जो सबसे ज्यादा बच्चे बाहर होते हैं वो है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में, पीईटी के अंदर। तो आप थोड़ा पीईटी के बारे में बताएं कि क्या क्या होता है, और कैसे आपने कैसे तैयारी करी उसके बारे में। जैसे क्या है कि फिजिकल के लिए मैंने मेरे में प्री के बाद ही 3-4 दिन के बाद, जैसे मेरा 11 को था प्री, तो मैंने की आई थी शायद हमारी 16 तारीख को आई थी, मैंने 15 तारीख से ही स्टार्ट कर दिया था। ये जैसे क्या होता है कि लोग स्टार्ट करते हैं उसको 1-2 महीना निकालते हैं, मजे में निकालते हैं, जब तक वो वेट करते हैं कि रिजल्ट आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि पीछे रह जाते हैं, इसी वजह से ज्यादा बच्चे आउट होते हैं। अब इतना टफ होता नहीं है जितना टफ हम उसको डिले करके बना देते हैं, अगर धीरे धीरे करते रहें। अब वही है कि जैसे इसमें जो सबसे मेन माने तो वही है, मेन तो वैसे सारी चीजें होती है, लेकिन अगर सबसे जिसमें डिस्qualify होते हैं बच्चे वो है 1600 मीटर। वो 6.5 मिनट का टाइम होता है उसका। तो क्या होता है कि टाइम तो ज्यादा नहीं है, लेकिन वही है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते उसकी, हम सोचते हैं इसको हल्के में ले लेते हैं कि कर देंगे, वहां पे ऐसे होता नहीं है। तो मैंने इसीलिए जल्दी से स्टार्ट कर दिया था। तो 1600 मीटर में अगर अच्छे से करता है बंदा, तो इसके लिए मैंने क्या था कि जैसे लॉन्ग रन करना, एक्सरसाइज करना, फिर स्प्रिंट्स भी लगाता था मैं कभी कभी। रेगुलर तो नहीं रहता था, लेकिन लगाता था। लेकिन जो भी किया मैंने रेगुलर ही किया है उसको। मतलब ग्राउंड कंसिस्टेंसी में जाना। के लिए आप लॉन्ग रन करते थे? हाँ, लॉन्ग रन कितने किलोमीटर करते थे आप अप्रोक्स? मैं अराउंड 3-3.5 किलोमीटर में करता था। ज्यादा तो मैंने नहीं किया, क्योंकि अगर मेरा 1600 मीटर था तो मैं 3-3.5 किलोमीटर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो 3-4 किलोमीटर भी दौड़ रहे हो तो आराम से आप 1600 भी कवर कर लोगे, है ना? आप ऐसे डबल ही दौड़ रहे हो 1600 से, हाँ वही। है ना? हाँ तो वही। आपने इनिशियली इसी को करा होगा कि अब बच्चे क्या करते हैं, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, हाँ बच्चे एक ही दिन में हाई जंप लॉन्ग जंप भी स्टार्ट कर देते हैं और कोई इंजरी हो जाती है उनको, होता है मोस्ट। तो उसके हाँ लिए स्टार्ट करा कि हाँ लॉन्ग। वही, यही होता है कि हाँ, यही होता है जैसे कि बच्चे होते हैं वो स्टार्ट कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। ऐसा नहीं है कि पहले मैंने जैसे क्या किया कि 1600 को स्टार्ट किया, उसमें जैसे क्या होता है कि लॉन्ग रन करके स्टार्ट किया, तो फिर क्या हो गया उसके साथ साथ मेरा स्प्रिंट प्रिपेयर हो गया, क्योंकि मैं स्प्रिंट लगाता था वहां पे। तो वो तो कुछ ज्यादा होता है, 16 सेकंड होता है बॉयज के लिए। तो उसमें क्या होता है कि वहां पे ही हो जाता है। और वैसे भी 100 मीटर में तो ज्यादातर बच्चे आउट होते ही नहीं है। जो बच्चे आउट होते हैं वो क्या बोलते हैं, इसी में होते हैं, 1600 मीटर में ही होते हैं। फिर ये दो चीजें होने के बाद फिर मैंने मेरा हाई जंप को फोकस किया। हाई जंप, ओके। हाई जंप को, तो हाई उसमें क्या जंप है में कि सबसे हाई ज्यादा जंप बच्चे बाहर होते होंगे मेरे हिसाब वो से। 1.2 मीटर। मतलब 1600 मीटर में जैसे, सबसे ज्यादा जैसे बच्चे क्या बाहर होता है होते कि हैं। हाई जंप, हाँ वही 1600 मीटर में सबसे ज्यादा होते हैं, और उसके बाद जिसमें आउट होते हैं वो हाई जंप ही है। अच्छा, उसके बाद हाई जंप में सबसे ज्यादा बच्चे बाहर होते क्योंकि होंगे। ओके। हाँ वही। नेटवर्क का इशू। वार्म अप कर लेना चाहिए पहले खुद को। आप थोड़ा एक बार वापस रिपीट कर देंगे, थोड़े से मेरे यहाँ से नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, हाई जंप से वापस बता देंगे, हाई हाई जंप से। ओके। जैसे क्या है कि हाई जंप वही 1.2 मीटर होता है, इसमें हमें 3 चांस मिलते हैं। तो क्या ओके। है कि पहले अच्छे से वार्म अप करके फिर ही करना चाहिए, वरना क्या होता है कि इंजरी के चांस ज्यादा होते हैं, कि छोटी सी गलती हुई, हाथ में लग गई, पैर में लग गई, कहीं गिर गए तो दिक्कत हो जाती है। और क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा टेक्निक को सीखना चाहिए, मतलब। और ज्यादा नहीं, मतलब दिन में 4-5-6, मैक्सिमम 6 लगा सकते हो हाई जंप में, ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं होता है, फिर वो डाउन ही आता जाता है। हाँ, क्योंकि आपको बाकी चीजों पे भी टाइम देना है आपको, लॉन्ग रन भी करनी है आपको, पढ़ना भी है मेंस के लिए, या और हाँ कोई वही। लिमिटेड टाइम नहीं हाँ देना है। वही। इसके बाद हाई जंप, वो लॉन्ग जंप, हाई जंप हो गया, और 100 मीटर नॉर्मल, और शॉर्ट हाँ पुट 100 मीटर। रहता है, शॉर्ट पुट। फुटपुट में तो क्या है ये कि बस लगभग कर ही लेते हैं। हमारे वहां पे जैसे क्या था कि जो फिजिकल था उसमें आउट हुए ही नहीं बच्चे, लेकिन फिर भी मैं तो कहूंगा कि 1-2 बार प्रैक्टिस करके देख लो, अगर
प्रॉब्लम आ रही है तो टेक्निक पे जाना चाहिए। ओके ओके, बस ज्यादा कोई दिक्कत नहीं शॉर्ट पुट की, मेन ज्यादा प्रॉब्लम हाँ आती है शॉर्ट। 1600 मीटर एंड हाई जंप, सबसे ज्यादा हाँ वही। ये हाँ दो है वही। ना। ओके, चलो आपका और तो फिर एक फिर एक लास्ट चीज मैं एक और जैसे ऐड करना चाहूंगा, जैसे क्या है कि चेस्ट का भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे क्या होता है कि कुछ बच्चे चेस्ट में आउट हो जाते हैं, उनको एक्सपेंड करने की टेक्निक्स नहीं पता होती हैं, तो वो थोड़ा सा क्या है कि अब उसमें थोड़ा सा अपना पहले से एक दो बार प्रैक्टिस की गई हो, फायदा हाँ मिलता है। अगर किसी की कम है और कोई नहीं कर पा रहा है, वैसे कर लेते हैं, ज्यादातर बच्चे कर लेते हैं, लेकिन वो ये कि अगर पहले से कर लें तो सभी कर सकते हैं, मैं तो मानता हूँ इसको। वो रहता है ना कि अगर आपको कहीं पे मेजर, तो आप पहले पुशअप कर लें, मतलब 20-30 हाँ पुशअप कर, वही। चेस्ट फुलाएंगे तो थोड़ा 2-3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हो जाती है, तो वो हाँ है वही। ना। ओके, बाकी फिर नेक्स्ट मेडिकल के बारे में आप कुछ बताना चाहें, मेडिकल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है। जैसे क्या है कि मेडिकल भी एक इसमें मतलब क्या कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे तो सभी चीजें क्वालिफाइंग होती हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेडिकल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे सबसे ज्यादा बच्चे निकलते हैं वो फिजिकल में निकलते हैं, फिर मेडिकल में ही निकलते हैं। फिर वो तो अलग चीज है कि जॉब जॉब अगर ये दो चीजें कर लेता है तो जॉब के लिए तो बच्चा लगभग एलिजिबल हो ही जाता है। अब फिर बात क्या होती है कि मेडिकल में मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे मैंने मेडिकल के लिए प्री मेडिकल टेस्ट भी करवाए हैं, मैंने तो करवाए हैं। ओके हाँ, उसमें क्या होता है कि जैसे हमें जो मेजर इश्यू होती है हमारे पता चल जाते हैं, कि जैसे कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट है, वो तो क्या है कि आप उसको क्वालिफाई ही नहीं कर सकते, मैं तो मानता हूं कि नहीं कर सकते। और आप कर भी लोगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका कहीं पे डिटेक्ट होता है तो आपको वो आउट करेंगे। आपका पूरा क्योंकि साल खराब हो जाएगा अगर आप पहले से पता कर लो, तो आपको पता रहेगा कि मैं इस मतलब सीपीयू के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। ये थोड़ा प्री मेडिकल टेस्ट कराने का फायदा। ओके हाँ चलो। वही। उसमें उसमें यही है कि अब हमें थोड़ा सा जैसे क्या है कि जब मेडिकल आए तब हमें जैसे हमारे हीमोग्लोबिन के टेस्ट करा लेने चाहिए। जैसे क्या होता है कि उसमें बच्चे आउट हो जाते हैं, और वेट का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे क्या होता है कि 3-4 किलोग्राम का तो चल ही जाता है, लेकिन क्या होता है कि ज्यादा नहीं चलता है। ओके, लेकिन हम कोशिश करें कि उसको बीएमआई के अकॉर्डिंग ही रखें। हाँ मैं तो जो यही एसएससी यही शायद कहूंगा। चार्ट देती होगी कि आपकी हाइट के अनुसार इतना वेट होना चाहिए, उसके अंदर हाँ रखेंगे वही। तो। हाँ फिजिकल के टाइम पे हमें एक चार्ट मिलता है, जब हम वहाँ पे डोजियर को फिल करते हैं, वहाँ पे हमारे पास होता है एक चार्ट। वहाँ पे एक बार देख लें अच्छे से कितना क्या हमारे हाइट का कितना क्या चार्ट होता है, फिर उसको फॉलो करें। और टेस्ट एक बार करवा के देख लेने चाहिए, और ज्यादा। ओके, प्री मेडिकल टेस्ट एक बार कराएं तो काफी सही रहता है कि पहले पता चल जाए कोई बीमारी या कुछ है तो आप किसी हाँ और चीज में ट्राई करें, कोई और चीज में, है ना। ओके, बाकी आप सोशल मीडिया में एक्टिव थे, इंस्टाग्राम नहीं, और। मैं जैसे क्या है कि व्हाट्सएप को मैंने मतलब अनइंस्टॉल किए हुए लगभग 1.5 से 2 साल हो गए थे। अभी जैसे रिजल्ट आया उसके बाद ही मैंने इंस्टॉल किया है, तो फिर वही था। और इंस्टाग्राम को तो मैंने वही था कि इसमें क्या होता है कि जब देखने लगते हैं तो रील्स वगैरह देखते देखते 3-4 घंटे भी निकल जाते, पता ही नहीं चलता था। सही बात और है, तो फेसबुक को हम तो चालू पहले से ही होता बंद कर दिया था। है वो थम। हाँ वही। और फिर क्या होता है कि थोड़ा सा यूट्यूब को भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे भी आजकल वही रील्स वाला फीचर आ यूट्यूब गया है तो उसमें चल रहा है। हाँ हाँ वो उसमें भी बिल्कुल टाइम सही वेस्ट है। हो जाता है। अभी तो आप इंस्टाग्राम अभी यूज कर रहे होंगे आप। हाँ अभी न्यू अकाउंट बनाया है मेरा। न्यू अकाउंट बनाया तो आप अपनी आईडी देना, हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे इसको, अगर आप देना चाहें तो, ताकि किसी को कोई डाउट हो तो वो आपसे डायरेक्ट पूछ सके, हाँ ठीक है। अगर आप देना चाहें तो। और बाकी लाइक अभी सीपीओ वापस से हो रहा है ना, आपको पता होगा शायद 2 महीने बाद वापस फ्री है, तो उसके लिए आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, कोई फाइनल टिप्स टू स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं। जैसे क्या है कि अभी दो 2 महीने बाद है, तो ये 2 महीने तो मैं मानता हूँ कि काफी अच्छा पीरियड होता है एक एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि पहले से भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया होता है बच्चों का, होता ही है। और फिर उसमें 2 महीने में तो काफी अच्छे से किया जा सकता है, मैं तो ये मानूंगा, क्योंकि ये लास्ट टाइम होता है। लास्ट टाइम में हमारी एनर्जी पीक लेवल पे होती है, हम अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन उसके लिए वही है कि हमें डेडिकेशन चाहिए कि जॉब लेनी है हमें। जॉब लेनी है, फिर आप हाँ कुछ भी कर सकते, आपने सोच लिया ना कि मेरे को करना है, फिर चाहे आपके पास 1 महीना हो चाहे 2 महीना हो, आप करोगे एकदम जम के, दिन के 10-10 घंटे दोगे अल्टीमेट।
वही, अब टेस्ट टेस्ट देने चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, लास्ट टाइम पे टेस्ट देना, उनको एनालाइज करना, और जहां पे कमी रही है उसको मतलब सुधार करें हम। तो अब हर एक इंसान की अलग अलग कमियां होती हैं, अब उन पे ही काम करना चाहिए। हाँ, जैसे मैं लास्ट टाइम पे आके थोड़ा सा जीएस के लिए करता था, मेरा ज्यादा तो वो नहीं रहा, लेकिन मैं करता था, यही मेरी कमी रही थी। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जीएस पे फोकस करना चाहिए। और क्या है कि जब एक मेरा ये भी लक फैक्टर मेरे केस में रहा था कि मेरा एग्जाम लास्ट डे को था, तो मेरे को 11। 1-2 दिन का थोड़ा सा, हाँ 1-2 दिन का आइडिया मिल जाता है, 1-2 दिन पहले पेपर थे उनका आइडिया मिल जाता है, तो उसमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। लेकिन अब ये नहीं है कि हर किसी को ऐसे मिले, किसी का फर्स्ट डे भी हो सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको अच्छे से करना चाहिए। आपको तैयारी अपनी तरफ से पूरी रखनी चाहिए, चाहे आपकी शिफ्ट कैसी भी आए, चाहे फर्स्ट डे हो चाहे आखिरी दिन हो। ये आपकी तरफ से फाइनल टिप्स थी। ओके सौरभ, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, और आपके बेटर करियर के लिए मैं दुआ करूंगा। आप बहुत आगे जाएं और आगे वापस 4200 से आप 4600 ग्रेड पे भी सीजीएल में भी सेलेक्ट हो, है ना। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सर।